में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपके अपने चैनल ने की है खास तैयारी। टीवी स्क्रीन पर अगर आप चारों तरफ निगाहें घुमाकर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप तक आसान तरीके से और चुनाव का अपडेट हम कैसे पहुंचा रहे हैं। इस साइड आप देखेंगे, यानी कि मेरे राइट साइड देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 10 कौन से राज्य जिसमें 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, यानी कि कौन से राज्य में कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है, ये आसान तरीके से आप इस पट्टी में देख पाएंगे। साथ ही साथ जो लेफ्ट साइड की पट्टी है उसमें आप देख पाएंगे 2014 और 2019 में कौन सी पार्टी को कितने फीसदी वोट मिले थे, वोटिंग परसेंटेज क्या था, वो कैसे घट जाएगा या कैसे बढ़ जाएगा, 2024 में निगाहें हैं। साथ ही साथ नीचे की पट्टी जहां पर इलेक्शन ब्रेकिंग आप लगातार देख रहे हैं, यानी कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर क्या कब हो रहा है, कौन पहुंच रहा है, ये लगातार बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका। सुशील वकील जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। आज क्योंकि 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है हिमांशु जी, और इन 96 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 42 सीटें जीती थी। इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर एनडीए चल रहा है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज क्या उम्मीद कर रहे हैं। चौथा चरण है, क्योंकि इससे पहले 3 चरणों में देखा गया है कि जितना उत्साह होना चाहिए था उतना दिखा नहीं मतदाताओं के बीच। हालांकि क्योंकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि धीरे धीरे लोगों को समझाया जा रहा है, वोट कास्ट करने के लिए उन्हें अवेयर किया जा रहा है। आज उम्मीद की जा रही है कि अच्छा परसेंटेज होगा। उम्मीद तो की जा रही है कि अच्छा होगा, मगर ये पैटर्न जो चल रहा है ना सुबह से 7 बजे से, वो पहले 3 चरण से अलग नहीं है। हर जगह पे हम लोग देख रहे थे कि पहले 3 चरण में भी सुबह के तबके में, जबकि धूप नहीं निकली हो, वहां काफी अच्छा वोटिंग होता है, लंबी लंबी कतारें दिखती है। मगर जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जा रहा है, सूरज तपता जा रहा है, वैसे वैसे भीड़ यहाँ कम होती जा रही है। और आखिर में हम देखें तो 65% के करीब करीब तीनों फेजेस में रहे हैं। और यहां भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 65 से 67 के बीच में जाके आंकड़ा रुकेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अब इस वक्त ऐसा कोई जुनून हमें लोगों में देखने को नहीं मिलता कि क्या उनको सरकार बदल देनी है। अगर ऐसा होता है तो लोग बहुत जोर से बाहर आके वोट करते हैं, तब 70% से ज्यादा हो जाता है वोटिंग। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो स्टेटस को जब मेंटेन होता है ना, तब हमें ऐसे ही चुनाव देखने को मिलते हैं। और मैं तो कहूंगा कि लोगों से कि आप कंपेयर कर लो। देखो, आंकड़े की नजर से देखें तो ये कोई कम प्रतिशत नहीं है, क्योंकि 2019 को हम छोड़ दें तो तब से लेके 2004 से 1998-99 से अगर हम प्रतिशत को देखते जाए तो 65-66% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। ये कम नसीबी है, मगर ये हकीकत है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को बाहर निकल के वोट नहीं करना चाहिए, बड़ी भारी मात्रा में करना चाहिए, मगर ये जो हकीकत हमारे सामने है और इसके अलग अलग रीजन भी है, अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम होता है, जिसमें गर्मी एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है, जिसमें वोटिंग को लेकर उत्साह की कमी भी नजर आती है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अलग अलग कोशिशें की हैं। लेकिन इस बार यानी कि चौथे चरण में क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये लगातार निगाह इस पर हमारी बनी हुई है। सुशील जी हमारे साथ में है। सुशील जी, वोटिंग को लेकर अगर वोटर्स में उत्साह कम रहता है तो उसके कौन कौन से रीजन आपकी समझ में आते हैं? हालांकि उम्मीद हम यही कर रहे हैं, बार बार व्यूअर से भी कह रहे हैं, आपके इलाके में वोटिंग है तो तुरंत घर से निकलिए, फिर गर्मी हो जाएगी, एक रीजन आपको मिल जाएगा कि अब गर्मी है, नहीं निकलना है। देखिए, इस बार जो वोटिंग हो जाएगी वो भी ऑलमोस्ट 64-65 क्रॉस करने का या यादव रायबरेली से, पप्पू राहुल गांधी और वायनाड से, और हैदराबाद से ओबीसी सभी चुनाव। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली चुनौती दी है बहस के लिए। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया, और जब कोई मुद्दे की बात होती थी हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सकें। अगर हिम्मत है, अब ये मैं कैसे कहूं कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे, जब ये एमपी नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब हुआ? एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी मोदी जी खत्म कर देंगे, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया, और देश का सम्मान सारे विश्व में बढ़ा है, और देश को छोड़ दीजिए, देश के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ गया, सारे विश्व में मोदी मोदी हो रहा है।
और तो घबराने लगे अमेरिका जैसे लोग। पाकिस्तान तो घबराएगा बात अलग की, लेकिन अमेरिका जिसकी दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, जहां एक बार कोई प्रेसिडेंट बन जाता है दोबारा बन नहीं पाता, और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो अमेरिका सोच रहा है मेरा क्या होगा। अब मेरी दादागिरी नहीं चलेगी, लगता है हिंदुस्तान की दादागिरी चलेगी। तो अमेरिका तक जैसे शक्तिशाली लोग देश जब घबरा गए हैं, तो मोदी का इस तरह आप समझ सकते हैं। सनातन पे चोट करने वालों कहाँ खड़े हैं? सनातन पर, हिंदू पर चोट करने वाले, राम मत पर चोट करने वाले हाशिया पर चले गए, और हिंदुस्तान की जनता उनको सटीक जवाब देने वाली है। चलिए आज से चुनावी मैदान में साक्षी महाराज और अपने बड़बोले बयानों के लिए, या फिर ये कहिए बयानों के बाद विवादों में घिरने के लिए जाने जाते हैं। कह रहे हैं पप्पू यानी कि राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे हैं और रायबरेली से भी हार रहे हैं। सुशील जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। जैसे राहुल गांधी अमेठी से छोड़कर रायबरेली आ गए, वैसे अखिलेश यादव भी कन्नौज अपूसा में चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? नहीं देखो, राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, खुद डर गए चले गए। और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए लड़ने। एक आखिरी सवाल है, अगर सत्ता में आते हैं अलायंस, तो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर के बदले भी बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाया जाएगा। देखो, इनके लोग जा जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूंकि मुसलमान बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है, तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका कारण ही है अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो इस तरीके की एक बात कही गई है। और दूसरा, जो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है, तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं रहा है। 79 का क्लेम कर रहे हैं, 79 सीटें जीतने वाले हैं 80 में से। वो अब उन्होंने कहा था 80-82 ना जीत जाए भाई, उनके लिए क्या हो, तो कुछ भी बोल सकते हैं। अपने स्वयंभू नेता है। कितना समझे आपका आज? पिछली बार अब 13,000 था। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। बीजेपी और एनडीए कैंडिडेट्स काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर, और दावे भी बड़े हैं। सुशील जी माफ कीजिएगा, बार बार रिएक्शन सामने आ रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लें। ये इस बार जो सबसे दिलचस्प ये रहेगा इलेक्शन देखने का कैंडिडेट का, वो पहले है अखिलेश यादव जी का, क्योंकि उनके यहाँ क्या 2014 तक उनका दबदबा रहा, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी आ गया, तो उसके जब डिम्पल यादव को हराया गया, उसके बाद वहां पर थोड़ा जोर हो गया बीजेपी का। अब देखना है कि अखिलेश यादव इसको वापस सीट को अपने यहाँ कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इस टाइम जो यहाँ टक्कर है, बड़े कांटे का टक्कर है। सुब्रत पाठक जी भी पिछली बार भी जीत गए, इस बार भी उनका ये थोड़ा बहुत लोगों पे जोर है कि कहते हैं थोड़ा बहुत उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद लीजिए ओवैसी, हैदराबाद की सीट। हैदराबाद की सीट 40 साल से ओवैसी उनके पास रही है, चाहे इनके पहले फादर आते थे, उसके बाद ये आगे तो चलते ही रहे हैं। लेकिन इस बार जो माधवी लता जी आ गई, इसमें से बीजेपी ने खड़ा कर दिया, उनकी भी थोड़ी बहुत पहचान वहां हो रही है। अगर वो ये ब्रेक कर पाती है तो ये बड़ा एक अजूबा हो, 40 साल के बाद बीजेपी ने वहां पर अपना सेन लगा दिया। उसके बाद रवि रंजन ये जो है यहाँ के ये बहरमपुर से आ रहे हैं, उसके सामने भी यूसुफ पठान है। अब इस बार देखना है कि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उठाया। अब देखना है इस बार की बीजेपी, हालांकि बीजेपी को पिछली बार खाली 14% वोटर्स आए थे। बिल्कुल सुशील जी, कई हॉट सीटें हैं, कई दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है और दिलचस्प मुकाबला कई सीटों पर देखा जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो लगातार ये बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह का मुकाबला, जनता का उत्साह कैसा और मुद्दे क्या हैं। लेकिन क्योंकि कैंडिडेट्स भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं वोट डाला हूं हमारे परिवार के साथ, और हमारे आजू बाजू हमारे फ्रेंड्स नियर सभी लोग मेरे साथ आए, सभी लोग वोट डाले हैं। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं, आज जो पोलिंग डे है, भारत सरकार हो, इलेक्शन कमीशन हो, पोलिंग डे के दिन हॉलीडे देते हैं, मगर कुछ लोग ये पोलिंग डे को सिर्फ हॉलीडे मानते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पोलिंग डालने के बाद हॉलीडे बनाइए। आज जो वातावरण भी अच्छा है, आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं ये प्रजातंत्र का त्यौहार है, ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मानकर सभी लोग वोट डालना अपना जिम्मेदारी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बार बार बोलते थे वोट इज अ फंडामेंटल राइट, मगर वोट डालना भी अपना जिम्मेदारी है, ऐसा
अब्दुल कलाम जी बोलते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, जब भी आपका एरिया में पोलिंग होगा उस दिन पोलिंग डालना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लगातार प्रेरित लोगों को कर रहे हैं देश के जाने माने नेता। ऐसे में तेलंगाना की जो हैदराबाद सीट है उस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता आमने सामने हैं चुनावी मैदान में। और माधवी लता जो कभी मस्जिद की तरफ इशारा करती हैं तो कभी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं, आज वोट डालने के लिए पहुंची। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। I have to tell to all the voters that it is a responsibility of every citizen that they need to go out to vote, because the vote brings two changes. One, a new change and development towards themselves and their families. And other one is it gives an opportunity to change the lives of downtrodden, the lives of Dalits, the lives of poor, and the lives of those every old-aged individuals or people who have been abandoned. So the vote is the most, I would say, precious social work, along with a selfish desire to move on towards the development. So I would say, you may not have money, but if you have vote, then you have contributed to the nation to go towards Vikasat Bharat. And the best thing that all of you have to understand is, सबका साथ में ही विकास है, अलग अलग जीने में विकास नहीं है। तो माधवी लता बात कर रही हैं परिवर्तन की और विकास की, साथ ही क्योंकि महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें। हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, क्योंकि टफ फाइट यहाँ पर मानी जा रही है और माधवी लता ने जिस तरह से कैंपेन किया, हालांकि भड़काऊ बयानबाजी भी कई मंचों से हुई है, लेकिन इन सबको छोड़ दिया जाए तो आज हम सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को, उनको भी ये कहना पड़ा कि चुनाव हमें सीरियसली लेना चाहिए और क्योंकि सामने कॉम्पिटिटर है, इस बात को वो भी समझ रहे हैं। यानी देखिए, हाँ बोलिए। देखिए इसमें क्या है, ये सीट के ऊपर माधवी लता जी फाइट तो बहुत अच्छा कर रही है और फाइट टू द लास्ट मोमेंट शी हैज डन, मगर यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी उनके हक में नहीं। वो जिस राजकीय पार्टी से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी से, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद में ऐसी गलियां हैं, वहां पर गलियों में जाना कोई सोच नहीं सकता था जहां पर माधवी लता बैक ऑफ चली जाती। उसने अपना कैंपेन बहुत सलीके से किया। यहाँ पर कोई जाति का, कोई धर्म की बात नहीं आती है, वो समझ के उसने कैंपेन किया है। मगर वहां का जो डेमोग्राफी है और पिछले 40 साल से ओवैसी फैमिली का वो कर रहा, ओवैसी फैमिली वो पिछले 40 साल के चुनाव में वो सीट नहीं हारी है, तो इस बार ही उनको कहना पड़ रहा है कि ये फाइट तो है। पहले क्या होता था, एक तरफा वॉक ओवर होता था हैदराबाद की सीट के ऊपर, इस बारी ये फाइट हो रहा। मगर जहां पर 66% मतदाता एक कौम के हो, वहां पर रिजल्ट को, डेमोग्राफी को बदलना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, वो बात सही है कि काफी लाख बोगस वोटर चुनाव के पहले इन्होंने बाहर निकाल, माधवी लता ये बात में सफल रही, मगर वहां ये देखना होगा कि महिला वोटर किस प्रकार से, किस इरादे से वहां पर वोट करती है। क्या वो हिमांशु जी, माना कि बीजेपी की नीतियां अलग हैं, बीजेपी की विचारधारा अलग है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी से, लेकिन माधवी लता ने इतना ज्यादा हिम्मत कैसे दिखाई? जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहा, जिसमें मस्जिद की तरफ वो इशारा कर रही थी, जिसको लेकर लगातार लोगों ने उन पर सवाल खड़ा किया, अगर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है तो? नहीं, उन्होंने तो बड़ा सीधा कहा ना, उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया, मुझे नहीं पता था ये दिशा में मस्जिद। देखिए, चुनावों में ऐसी हरकतें होती है, लोगों को दिखाने के लिए ऐसी हरकतें होती है। बहुत से नेता, और ये लग नहीं रहा है कि माधवी लता पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो तो एकदम सीजन कैंपेनर की तरह अपना कैंपेन करे जा रही है। मुझे तो वहां तक पता है कि हैदराबाद सिटी के अंदर वो काफी मुस्लिम बहुल इलाकों में बेखौफ जा रही थी। बिल्कुल हिमांशु जी, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर तो उनको देखा जा रहा है, क्योंकि वो एक्ट्रेस भी हैं, जाना माना चेहरा भी महिलाओं के बीच में है, और वो खुलकर कहती हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर जितनी सक्रियता उन्होंने दिखाई है, मुस्लिम महिलाओं से बहुत ज्यादा वो उम्मीद कर रही हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। उनको आशा है कि काफी मुस्लिम महिलाएं चुपचाप बाहर निकल के उनको वोट देगी, और इसीलिए वो हमेशा दावा करती रही है। देखिए, ये चुनावी दावा नहीं है,
उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनको कुछ पता है जो हमें नहीं पता, और इसी वजह से वो बता रही है कि इस बारी हकीकत में हम ओवैसी को हरा के हैदराबाद की सीट जीत लेंगे। अगर ये होगा तो ये इट विल बी द बिग फॉर बीजेपी in the entire country out of this 443 seats. That is what I consider. मगर होने वाला कुछ जो होगा वो 4 जून को हमें पता चल जाएगा, उसके लिए गेस वर्क नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस तवज्जो इस बात को हमें देनी पड़ेगी कि आखिर में जब आज मतदान बंद होता है तब कितने प्रतिशत वोट हैदराबाद की सीट के ऊपर पड़े हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर समझ लो नॉर्मल एवरेज से कहीं ज्यादा वोट है तो समझ लेना वहां पर उलटफेर हो सकता है। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से ठीक है, आपका अनुमान कहता है कि अगर ज्यादा परसेंटेज होती है वोटिंग की तो फिर इसमें बदलाव की बात हो सकती है। और माधवी लट्टा को हैदराबाद में यूं चुनावी दौर में एक्टिव देखकर मुझे जाने की अमेठी में स्मृति ईरानी की शुरुआत याद आ गई। इसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ताल ठोक रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। आज सुबह सुबह घर से निकले, अपनी जीत को लेकर क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। हम जीतेगी इसमें हमें कोई इसमें परेशान नहीं है, शंका भी नहीं है मुझे, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आत्मविश्वास है मेरा पूरा। अभी तक 2-4 आइसोलेटेड घटना घटी है, जैसे कि बड़ुआ की खरजुना जहाँ घटी है बेलडंगा में, हम लोग भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े कुछ घटना घट चुके हैं, लेकिन 4-5 जगह हो रहे हैं। अभी आगे जब होते रहेंगे तब मैं शिकायत दर्ज करते रहूंगा, तब बोलूंगा। अभी मैं मनगढ़ंत बात तो नहीं कर सकते ना, मैं कुछ नहीं देखते उनको। आई डोंट केयर अ फिग फॉर हिम, मैं किसी को नहीं देखते। मेरे साथ संघर्ष, मेरे साथ लड़ाई, मैं TM70 और TMC पार्टी के और बीजेपी पार्टी के, मैं किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई लड़ाई नहीं है। तो यूसुफ पठान अधीर रंजन के खिलाफ चुनावी मैदान में है, हालांकि उन्हें चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसी तरह के बयान आज देखे जा रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हिमांशु जी और सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।